प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है कि आज के वीडियो के अंदर मैं आपको वो सारी तमाम जानकारियां एक ही वीडियो के अंदर दूंगा जो बहुत जरूरी भी है, क्योंकि यदि कोई सेलिब्रिटी या कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर अगर ये कहे कि एस्ट्रोलॉजी फ्रॉड है, ये इंडस्ट्री फ्रॉड है, करोड़ों लोग इससे प्रभावित हैं, करोड़ों लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, तो ये कोई साधारण बात नहीं है। इसीलिए आज के वीडियो के अंदर मैं ध्रुव राठी जैसे ही यूट्यूबर के द्वारा जो बातें कही गई हैं, एक एक उस बात का जवाब मैं आपको आज के इस वीडियो में दूंगा। पहले सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा और फिर उसका जवाब भी लेंगे। यदि आपके परिवार में से कोई एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करता है तो इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका दिमाग हिल जाए इस वीडियो को देखने के बाद। आज हम करेंगे इस फ्रॉड इंडस्ट्री का सबसे बड़ा खुलासा। एक ऐसी फ्रॉड इंडस्ट्री जिसने करोड़ों लोगों को बेवकूफ बनाया है। इसे फ्रॉड क्यों कहने लग रहा हूं मैं, वीडियो में आपको आगे समझाऊंगा, और करोड़ों लोग क्यों बेवकूफ बनते हैं यह भी मैं आपको समझाऊंगा। दर्शकों, तो कुर्सी की पेटी आप भी बांध लीजिए और समझिए कि कैसे इन्होंने इस पूरी इंडस्ट्री को ही फ्रॉड इंडस्ट्री कहा है, जबकि इन्हें यह भी नहीं पता कि एस्ट्रोलॉजी आखिर होती क्या है। दर्शकों, एस्ट्रोलॉजी अगर आपको सही मायने में बताऊं तो इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ ही जो पहला शब्द प्रयोग किया गया वो एस्ट्रोलॉजी प्रयोग किया गया, यानी कि ज्योतिष का प्रयोग किया गया। और ज्योतिष का प्रयोग क्यों किया गया, इस बात को समझिए। जैसे हम आतिशबाजी कहते हैं, यानी आतिशबाजी करते हैं दीपावली के समय पर। आतिश क्यों कहते हैं? क्योंकि आतिश दो शब्दों से मिलकर बना है, आग और तीश। जैसे आग की तीश है, यानी आग का विस्तार है, उसे हम आतिश कहते हैं। उसी तरह से ज्योति का जो विस्तार है उसे हम ज्योतिष कहते हैं। यानी ब्रह्मांड के अंदर सबसे पहले जो प्रकाश उत्पन्न हुआ, उस प्रकाश की तीव्रता, उस प्रकाश का विस्तार, उसे ही ज्योतिष कहते हैं। और उसके बाद ही इस ब्रह्मांड के ग्रहों की रचना और हमारे त्रिदेवों की रचना, ये सब चीज उसके बाद की है। इसीलिए ज्योतिष शब्द जिस चीज के लिए प्रयोग किया गया है वो इस ब्रह्मांड की पहली घटना है, यानी कि ज्योति का विस्तार अर्थात ज्योतिष। अब ज्योतिष अगर वहां से आरंभ हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ज्योतिष का इतिहास कितना पुराना है। ज्योतिष दिखा रहे हैं, हस्तरेखा दिखा रहे हैं, राशिफल दिखा रहे हैं। ये ढोंग पाखंड में पढ़े लिखे बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपके घर में धन की बरकत होगी। हम मॉडर्न एज के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, क्या हमको एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करना चाहिए? कहीं कुछ तय नहीं है। ऊपर वाले ने तुमको कठपुतली बना के नहीं भेजा है कि सब पहले से ही तय है। अब दर्शकों, यहां पर एक बात समझते हैं कि बाबा रामदेव जो योग गुरु कहलाते हैं वो ज्योतिष पर ज्ञान दे रहे हैं। कुछ एस्ट्रोलॉजर हैं जो ये कह रहे हैं कि धन आपके घर में आएगा कैसे। तीसरे हैं जो अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं लेकिन ज्योतिष के संदर्भ में बात कर रहे हैं। और एक अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं लेकिन ज्योतिष के संदर्भ में बात कर रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें जो आप देख रहे हैं, ये वास्तव में इतना भ्रामक तरीके से ज्योतिष को रखा गया है अपने खुद के स्वार्थ के लिए कि आज वास्तविक ज्योतिष क्या है ये लोगों को पता भी नहीं है। और यहां पर लोग ज्योतिष के बारे में धारणाएं कैसे बनाते हैं जिन्हें एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता। और वैदिक समय पर जब एस्ट्रोलॉजी कोई सीखता था तो गणित के अंदर पारंगत होता था, क्योंकि हर चीज बहुत ही तरीके से कैलकुलेट की जाती थी। लेकिन जब से कंप्यूटर आया है उसके बाद से हर व्यक्ति को रेडीमेड कुंडली मिल जाती है और उसके बाद में अपनी प्रिडिक्शन करने लगता है। और स्थिति ये बनती है कि यहां पर अल्प ज्ञान के कारण से हम एक ऐसी विचारधारा को समाज के अंदर रख देते हैं जो कहीं ना कहीं पूरी की पूरी एस्ट्रोलॉजी को बदनाम करती है। इसीलिए जब तक कोई व्यक्ति उस फील्ड का ना हो उसके संदर्भ में अपनी बात कहना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, चाहे फिर वो कोई भी क्यों ना हो। और यही कुछ ध्रुव राठी भी कर रहे हैं। उन्हें एस्ट्रोलॉजी का कुछ भी पता नहीं है लेकिन वो पूरी इंडस्ट्री को ही फ्रॉड बता रहे हैं। आगे के वीडियो में देखते जाइए, मैं एक एक बात आप लोगों को आज स्पष्ट जरूर करूंगा।
2009-10 के अराउंड एक बड़ी खबर फैली थी कि जो पुराना मायन कैलेंडर है, जो 5125 सालों से चला आ रहा है, वो 21 दिसंबर 2012 को खत्म हो जाएगा। तो लोगों ने कहा इस दिन दुनिया खत्म हो जाएगी। रॉयटर्स ने एक ओपिनियन पोल किया था करीब 16,000 लोगों का 20 अलग अलग देशों में, और पता चला ओपिनियन पोल में कि 7 में से हर एक इंसान इस पर यकीन कर बैठा था कि हाँ 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी। ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों लोग इन चीजों में विश्वास कर बैठते हैं, जबकि रियलिटी में देखा जाए इन एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस का 0.1% भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है। अब दर्शकों, यहां पर वो कह रहे हैं कि मायावी कैलेंडर के बारे में कह रहे हैं कि 2012 के अंदर दुनिया समाप्त हो जाएगी, ऐसी प्रेडिक्शन की गई। लेकिन क्या जानते हैं कि मायावी कैलेंडर क्या है, किस सभ्यता के लिए वो बना था, उसका इतिहास क्या है और वो कैसे काम करता था? दर्शकों, मायावी कैलेंडर जो था ये बहुत पुराना कैलेंडर है। ये मायावी सभ्यता, इसके साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है। सभ्यता का मतलब होता है सिविलाइजेशन, यानी कि ऐसी सभ्यता जो मायावी दुनिया पर विश्वास करती है। और ये कोई आज का नहीं है, ये बहुत पहले से है। और इसका एक उदाहरण मिलता है हमारे रामायण काल के अंदर। रावण भी बहुत बड़ा मायावी था। मायावी का मतलब होता है जो किसी भी तरह से अपनी ऊर्जाओं को परिवर्तित कर सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो आपने सुना होगा कि रावण ने जब माता सीता का हरण किया था तो उसने साधु का वेश धारण किया था। ऐसे बहुत से उदाहरण आपने देखे होंगे। तो रावण भी मायावी था और इसी मायावी विद्या का वो प्रयोग करता था। भगवान शिव इस मायावी विद्या के जनक हैं। भगवान शिव ने ही ये ज्ञान इस संसार को दिया। मायावी विद्या का ये जो ज्ञान है वो भगवान शिव ने ही दिया। इसके आधिपत्य भगवान शिव कहलाते हैं और यही विद्या हनुमान जी भी जानते थे। इसीलिए रामायण काल के अंदर माता सीता का पता लगाने के लिए जब हनुमान जी लंका में जाते हैं तो यहां पर वो अपनी इसी मायावी विद्या का प्रयोग करते हैं। जब वो समुद्र को लांग रहे थे तो पक्षी का रूप धारण करते हैं, उड़ते हुए जा रहे हैं। सुरसा जब उनको पकड़ती है तो वह मच्छर का रूप धारण कर लेते हैं। और जब लंका में प्रवेश करते हैं, लंकनी के सामने से जब वो निकलते हैं तो एक बौने का रूप धारण कर लेते हैं। और जब अशोक वाटिका के अंदर वो थे तो वहां पर वानर का रूप धारण कर लेते हैं। ये मायावी शक्ति हनुमान जी के पास भी थी और इसीलिए हनुमान जी ने जो वानर का रूप धारण किया था वो केवल और केवल अशोक वाटिका के अंदर माता सीता के पता लगाने के दौरान उन्होंने किया था। वास्तव में हनुमान जी वानर नहीं थे, एक जाति थी, वानर जाति कहलाती थी। इसका मतलब ये नहीं था कि वो बंदर थे, लेकिन इसके संदर्भ में कभी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन जो मायावी कैलेंडर की मैं बात आपको बता रहा हूं उसी के संदर्भ में आपको पूरी जानकारी दे रहा हूं। तो उसी सभ्यता को, यानी एक मायावी दुनिया जो होती है वहां किस तरीके से तंत्र मंत्र का प्रयोग होता है, किस तरह से सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं, ये उसका एक कैलेंडर है जो बहुत पुराना है। हजारों साल पुरानी ये विधा है। और उस मायावी कैलेंडर के अंदर भी 260 दिन का एक अनुष्ठान चक्र होता है। और यहां पर एक बात को और समझना पड़ेगा आपको कि आखिर कैलेंडर होता क्या है, हमें कैलेंडर की जरूरत किस बात के लिए पड़ती है। अगर हम अपने घर के अंदर कैलेंडर की बात करें तो वो कैलेंडर हमें यह बताता है कि किस दिन कौन सी तिथि है, त्योहार कब आएगा, हमको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। यानी पूरे साल भर के अंदर वो दिन कौन सा होगा जिस दिन हमें 11 मनानी है, या पूर्णिमा कब होगी, या हमारा बर्थडे कौन से महीने में आएगा। यानी तमाम तरह की जानकारी जो आप समय से संबंधित आप भविष्य में करना चाहते हैं तो उसके लिए एक कैलेंडर बनाया जाता है जिसको आप फॉलो करते हैं। आपको 2030 के अंदर दीपावली किस दिन होगी इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन 2024 में दीपावली कब मनाई जाएगी या आपको जैसे ही दिसंबर के महीने में आपने 2023 में कैलेंडर खरीदा होगा तो उसके अंदर सब कुछ आपको पता है कि मकर संक्रांति कब है, होली कब आएगी, दीपावली कब आएगी, ये त्योहार कब आएगा, वो जयंती कब आएगी। तो कैलेंडर का मतलब होता है कि आपके पूरे साल के जितने भी महत्वपूर्ण दिन हैं उनको एक जगह रख दिया जाए ताकि आप अपनी हर चीज को व्यवस्थित कर सकें। इसी तरह से उस मायावी दुनिया के अंदर भी किस अनुष्ठान को कब करना है, किस विद्या के लिए कौन सा समय प्रयोग किया जाएगा, किस समय को हम यूज करेंगे, वहां किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, इसी तरह से 260 दिन को वहां पर आइडेंटिफाई किया गया था इन विद्याओं के लिए। और इसीलिए 260 दिन का एक
चक्र, साइकिल, अनुष्ठान चक्र वहां पर मेंशन किया गया था और उसी मायावी तिलस्मी दुनिया के लिए ही यह भविष्यवाणी की गई थी कि 2012 में वो समाप्त हो जाएगा। और ये बात सच है दोस्तों। जो लोग नहीं जानते मायावी कैलेंडर के बारे में, वो सोच रहे हैं कि वो इस धरती के बारे में कहा गया था, इस पृथ्वी के बारे में कहा गया था, लेकिन वास्तविकता यह है कि मायावी कैलेंडर की जो भविष्यवाणी थी 2012 में दुनिया समाप्त हो जाएगी, वो तिलस्मी दुनिया के लिए कहा गया था, ना कि इस धरती की दुनिया के लिए। यानी 2012 से पहले जितने भी लोग तंत्र मंत्र करते थे, किसी को नहीं पता होता था किसने क्या किया, किसके ऊपर किया। लेकिन 2012 के बाद में मायावी कैलेंडर की वो सभ्यता समाप्त हो गई और 2012 के बाद में जो कोई भी व्यक्ति इस विद्या का प्रयोग कर रहा है, तंत्र मंत्र का प्रयोग कर रहा है, तो अब वो बात छिपी हुई नहीं है। अगर कोई आप पर भी तंत्र मंत्र का प्रयोग कर रहा है और अगर आप ध्यान साधना करते हैं, आप ध्यान में जैसे ही बैठेंगे आपको पता लगेगा कि आपके ऊपर कौन तंत्र मंत्र कर रहा है। तो ये मायावी सभ्यता की समाप्ति का वो समय था 2012, ना कि इस धरती की सभ्यता की समाप्ति की बात थी। मायावी दुनिया बहुत अलग तरह की होती है, मायावी सभ्यता बहुत अलग तरह की होती है, इसीलिए उस सभ्यता के लिए यहां पर इस चीज का प्रयोग किया गया। लेकिन अगर हम जानते नहीं तो कुछ भी कह देंगे। यहां मायावी सभ्यता के लिए कहा गया, मायावी कैलेंडर को कहा गया। हमने कब मायावी कैलेंडर फॉलो किया है बताइए मुझे। सन 2000 से लेकर आज तक की हम बात करें या हम बात करें ईसा मसीह से लेकर आज तक, आप बताइए कि भारत में नहीं अमेरिका में कहां पर मायावी सभ्यता के इस कैलेंडर को यूज किया गया। कोई जानता भी नहीं है इस कैलेंडर के अंदर क्या लिखा गया है, किस तरह से यूज किया जाता है। बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जो मायावी कैलेंडर को जब लोग देखते हैं तो कहते हैं कि किसी और सभ्यता के साथ ये जुड़ी हुई चीजें हैं, शायद ये लोग एलियंस के साथ संपर्क रखते थे। लेकिन वास्तविकता यह है कि वो तंत्र मंत्र के द्वारा जो विद्याएं होती थी, परा विद्याएं होती थी, सूक्ष्म जगत की जो बात होती थी, काली विद्याएं, प्रेत, इन लोगों से कैसे संपर्क किया जाता है, उन लोगों के साथ कैसे काम लिया जाता है, ये बहुत अलग तरह की विद्या है। जो लोग काला जादू करते हैं वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि वो कैलेंडर था जिसके बारे में यहां पर कहा गया था। एग्जाम्पल डॉक्टर वेंकट रमन रामाकृष्णन, जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था केमिस्ट्री के लिए, उन्होंने क्लियरली कहा था कि स्टार्स और प्लैनेट्स जिस तरीके से भी मूव करें, आसमान में तारे जैसे हिलते रहें, उससे इंसानों की जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता है। इस चीज का कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है और दुनिया भर के साइंटिस्ट यही मानते हैं। लेकिन आपको कन्विंस होने के लिए किसी नोबेल प्राइज विनर या साइंटिस्ट की सुनने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 10th क्लास तक ढंग से साइंस पढ़ी है तो आप खुद ही ये चीज सोच सकते हैं। क्या आप जानते हैं कौन सा फोर्स बाकी प्लैनेट्स और सन धरती पर लगाते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। अब यहां पर बात आती है कि सूर्य अपनी जगह घूम रहा है, बाकी के ब्रह्मांड के ग्रह अपनी जगह घूम रहे हैं, उनका हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसका प्रभाव हम पर पड़ता है। तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो काम करती है, ये कैसे काम करती है, इसके बारे में हम क्या जानते हैं? न्यूटन ने यदि ग्रेविटी फोर्स की अगर उन्होंने इसका किया तो क्या उससे पहले ये फोर्सेस दुनिया में काम नहीं कर रही थी, इस धरती पर काम नहीं कर रही थी? तो क्या उससे पहले गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी नहीं क्या इस धरती पर? वो पहले भी थी, लेकिन हमने उस चीज को तब समझा जब न्यूटन ने वो सिद्धांत हमें दिया। तो क्या कोई सिद्धांत हमें ना मिले इसका मतलब यह है कि वो चीज वहां पर काम ही नहीं कर रही है? हमारे वैदिक ऋषि मुनियों ने इस चीज पर इतनी जबरदस्त रिसर्च की है, उनको एक सप्तऋषि मंडल का एक पद भी मिला हुआ है, एक ऐसी प्रयोगशाला जहां पर इन ग्रहों के और इन ग्रहों के सिद्धांत के बारे में इतनी जबरदस्त रिसर्च की गई है कि जिसके प्रमाण आज भी मौजूद हैं। और अगर साइंटिफिकली वो बात को समझने को तैयार है, आपका बौद्धिक स्तर अगर वो है, तो आइए बैठते हैं, मैं एक एक चीज आपको बताता हूं कि कौन सी चीज कैसे काम करती है। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं, आपकी बातें सर के ऊपर से निकल रही है, तो आप एस्ट्रोलॉजी को ही गाली देने लगे, ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे ही चांद भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है धरती पर, जिसकी वजह से ओशन में हमें हाई टाइड्स और लो टाइड्स देखने को मिलते हैं। नोट करने वाली चीज यह है कि ग्रेविटेशनल फोर्स सिंपली एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो दो ऑब्जेक्ट्स के मास पर डिपेंड करता है और उनके बीच डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो ये कैसे हो सकता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बताएगा कि आपको अपनी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपको अपने फेवरेट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब यहां पर बात आती है कि ग्रेविटेशनल फोर्स आपको कैसे बताएगी कि आपकी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। तो सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि एस्ट्रोलॉजी किसी भी ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं है। ये इस ब्रह्मांड का विज्ञान है कि यहां पर
एनर्जीज कैसे काम करती है, सूर्य की रोशनी जो हम तक पहुंचती है, बाकी ग्रहों पर पहुंचती है, इसका इंपैक्ट क्या होता है, इसकी वजह से मौसम कैसे बनते हैं, दिन कैसे बनता है, समय कैसे बनता है और हम मनुष्यों पर इसका प्रभाव कैसे पड़ता है, इसके भी यहां पर 3 सिद्धांत दिए गए हैं, होरा शास्त्र, सिद्धांत और संहिता। यानी कि सिद्धांत वो हैं जिन्हें कोई नहीं बदल सकता। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है 365.25 दिन के अंदर, वो अपना एक चक्कर पूरा करती है। ये सिद्धांत है, इसको कोई नहीं बदल सकता। लेकिन पृथ्वी के इस घूमने के साथ ही, चंद्रमा के इस घूमने के साथ ही दिन कैसे बनते हैं, महीने कैसे बनते हैं, ऋतुएं कैसे बनती हैं, कैसे मौसम का परिवर्तन होता है, कैसे धरती के उत्तरायण और दक्षिणायन होने पर या मौसम में इतना बड़ा परिवर्तन आता है, ये संहिता शास्त्र का विषय है। और वही ऊर्जा हम पर कैसे काम करती है, यह होरा शास्त्र का विषय है। लेकिन जो ज्योतिषीय गणनाएं होती हैं, जो प्रेडिक्शंस होते हैं एक व्यक्ति विशेष पर, वो होरा शास्त्र को लेकर के किए जाते हैं। और होरा शास्त्र इस एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत छोटा सा पार्ट है। जैसे मेडिकल साइंस है, एक दुकान पर जो दवाइयां बेच रहा है वो भी अपने आप को मेडिकल के फील्ड से जुड़ा हुआ बताता है, एक डॉक्टर भी मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ है, एक नर्स भी मेडिकल फील्ड से जुड़ी हुई है, एक सर्जन भी है वो भी मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ है, एक साइंटिस्ट है जो दवाई बना रहा है, एक डायग्नोस्टिक सेंटर चलाने वाला है वो भी उसी फील्ड से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस सब में एक बहुत बड़ा फर्क है। हम समझते हैं इसलिए उस परिभाषा को समझते हैं, इसीलिए हम उसके भेद को भी समझ सकते हैं। लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानता ही नहीं है, वो इनके अंदर डिफरेंस कैसे करेगा कि एस्ट्रोलॉजी है क्या। ये वही बात होगी जैसे गांव वाले को कहें कि आप मेडिकल साइंस के बारे में क्या जानते हो, तो मेडिकल साइंस के बारे में सिर्फ वो इतना सा जानता है, हाँ एक डॉक्टर होता है जो हमारी बीमारी का इलाज करता है और एक दवाई दी जाती है हमें जिससे हम ठीक होते हैं। इसके अलावा उसे मेडिकल साइंस के बारे में कुछ भी नहीं पता है। एक्सरे में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, मेडिसिन में कौन से सॉल्ट यूज होते हैं, एनेस्थीसिया क्या होता है, क्यों दिया जाता है, किस तरह से दिया जाता है, कौन सी सर्जरी के लिए क्या चीज काम में ली जाती है, किस तरह से होगा। एक डॉक्टर है लेकिन ब्रेन का डॉक्टर है, सर्जन है, न्यूरो सर्जन है, वो अपने तरीके से इलाज करेगा, उस बीमारी का इलाज करेगा। ऑर्थोपेडिक अपना इलाज करेगा। लेकिन एक ऑर्थोपेडिक के पास जाके वो बोले कि मेरे ब्रेन का इलाज कर दो, तो वो नहीं कर सकता। ये सब चीज हम इसलिए जानते हैं क्योंकि मेडिकल साइंस के बारे में हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए चीज हमको सबको पता है। लेकिन आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में कितना जानते हैं, कभी इसके विषय में अपने ज्ञान को चेक करने की कोशिश की है कि हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में कितना जानते हैं। आज के वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, आपको हर चीज में क्रिस्टल क्लियर करके दूंगा। दूसरी चीज जरा खुद से लॉजिकली सोचकर देखिए, अगर एक रमेश है एक सुरेश है, रमेश जनवरी में पैदा हुआ है, सुरेश जुलाई में पैदा हुआ है, ऐसा हो सकता है क्या सूरज की तरफ से जो ग्रेविटेशनल फोर्स आने लग रहा है वो रमेश पर ज्यादा लगे, सुरेश पर कम लगे? कि सूरज वहां से दूर से बैठा बोलकर कहेगा भाई जो जनवरी वाले लोग हैं भाई सब लाइन में खड़े हो जाओ यहाँ पर, रमेश तू भी आजा, जनवरी वाला है, आज तेरे ऊपर ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाऊंगा मैं। कुछ सेंस बना इस बात का? या फिर वो दूर बैठा मंगल ग्रह है हमारा, वो कहेगा भाई जो मार्च में पैदा हुए हो सब आ जाओ, मैं आप सबके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स लेकर आ रहा हूं जिससे सबको गुड लक मिलेगी। ये लॉजिक सुनकर तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है, दाल में कुछ काला नहीं है बल्कि पूरी दाल ही काली है। अब यहां पर वो एग्जांपल दे रहे हैं, एक रमेश है एक सुरेश है, एक जनवरी में पैदा हुआ एक जुलाई में पैदा हुआ। सूर्य से जो ग्रेविटेशनल फोर्स आ रही है वो दोनों को बराबर दे रही है, किसी को कम किसी को ज्यादा कैसे दे सकती है। तो यहां पर एक बात को समझते हैं, सुरेश और रमेश के एग्जाम्पल को ही लेकर के समझते हैं। जैसे इस धरती पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, लेकिन क्या इस धरती पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो हर जगह का टेम्परेचर एक ही होता है? चलिए मान लीजिए इस समय पर अगर इंडिया के अंदर दोपहर का समय है तो अमेरिका में रात होगी, तो यहां टेम्परेचर में फर्क हो सकता है, ये तो हमको पता है। रात का टेम्परेचर कम होगा, दिन का ज्यादा होगा। लेकिन यदि हम इस समय पर अगर आज की डेट को ले लें और अगर हम ये कहें कि आज दिन में 12 बजे हर शहर का तापमान देखेंगे, 12 बजे का मतलब उस शहर के दिन के 12 बजे का तापमान, तो आपको हर जगह का तापमान अलग अलग नजर आएगा। कश्मीर के अंदर दिन के 12 बजे का तापमान अलग होगा और राजस्थान के अंदर अगर हम जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा कहीं का भी ले उसका तापमान अलग होगा। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अंदर जाएंगे तो आपको तापमान अलग मिलेगा। तो सूरज तो एक ही है, फिर एक ही धरती पर सूरज के इतने सारे विविध रूप हमको क्यों देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि सूर्य के सामने जो स्थिति है
उसके आधार पर यह तय होता है कि सूर्य की कितनी रोशनी कहां पर पड़ रही है और उसके आधार पर तापमान क्या रहेगा और वहां की तापमान के आधार पर वहां की वनस्पति और वहां की जीव जंतुओं की प्रजाति और हमारा रहन सहन का तरीका क्या होगा। ठीक उसी तरीके से हम मनुष्यों के ऊपर भी इस ब्रह्मांड से आने वाली एनर्जी का एक फर्क पड़ता है और यह फर्क हमारे जन्म के साथ मिलने वाली ग्रहों की पोजीशन के आधार पर यह फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति की कुंडली के अंदर सूर्य एक ही जगह पर बैठा होगा। हर व्यक्ति की कुंडली के अंदर सूर्य की पोजीशन अलग होगी और जो उसके सूर्य की पोजीशन है उसके आधार पर सूर्य से आने वाली एनर्जी उसके जीवन पर उतना ही प्रभाव डालेगी और सूर्य जहां जहां आपके शरीर के अंदर, आपकी ऑरा के अंदर, आपके जहां जहां उसका प्रभाव है वहां वहां वो उसके रिजल्ट को प्रभावित करेगा। ये इतनी साइंटिफिक चीजें हैं जिसके संदर्भ में मैंने कई वीडियो पहले बना रखे हैं कि ब्रह्मांड के आयाम काम कैसे करते हैं, सूर्य की ऊर्जाओं का विस्तार कहां कहां है, रंगों में कहां है, ध्वनि के अंदर कहां है, आपके शरीर के अंदर कहां है। ये हर चीज बहुत साइंटिफिक है जिसके संदर्भ में मैंने कई वीडियो पहले भी बना रखे हैं और आगे भी इस पर अपन चर्चा करेंगे। अगर साइंस की बातों से आप में अभी भी यकीन नहीं आया है तो थोड़ा और लॉजिक की बातों से आपको यकीन दिलाता हूं। एग्जाम्पल से समझते हैं। ये जो एक्वेरियस सन साइन है ये उन लोगों के लिए होता है जिनका बर्थडे 20 जनवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच में आता है। इसके बाद वाला जो साइन होता है वो होता है पाइसेस, 19 फरवरी से शुरू होता है वो। अब यहां पर सोचकर देखिए 3 लोगों के बारे में, बंटी, बबली और बबलू। बंटी का बर्थडे आता है 20 जनवरी को, बबली का बर्थडे आता है 18 फरवरी को और बबलू का बर्थडे आता है 19 फरवरी को। अब बंटी और बबली का बर्थडे जो है वो एक दूसरे से काफी दूर है लेकिन इन दोनों का हॉरोस्कोप एक ही है। दोनों एक्वेरियस कैटेगरी में फॉल करते हैं लेकिन यहां पर बबली और बबलू का बर्थडे एक दिन के अंतर है इन दोनों के बीच में, लेकिन दोनों के हॉरोस्कोप्स बिल्कुल कंप्लीटली अलग। कुछ सेंस बना इस बात का, जिन दो लोगों के बर्थडे इतने पास हैं एक दूसरे से उन दोनों का भविष्य बिल्कुल अलग, और जिन दो लोगों के बर्थडे एक महीने दूर हैं उन दोनों को सेम गुड लक बैड लक मिलने लग रही है। अब यहां पर वो एग्जांपल दे रहे हैं, पूरी दाल ही काली है, दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। अरे इस डेट से इस डेट के बीच में पैदा होने वाले उनका तो एरिस साइन है या एक्वेरियस साइन है। अरे आपको यह पता होना चाहिए कि ज़ोडिक साइन तय कैसे होता है। भारत के अंदर वैदिक एस्ट्रोलॉजी फॉलो की जाती है और उसकी पूरी कैलकुलेशन मून पर बेस होती है और वेस्टर्न के अंदर जिस एस्ट्रोलॉजी को फॉलो किया जाता है वहां पर सन के ऊपर सारी कैलकुलेशन निर्भर करती है। कैसे करती है ये भी समझ लीजिए। हमारे यहां पर जो महीने तय होते हैं वो इस तरह से होते हैं, चैत्र का महीना है, कार्तिक का महीना है, वैशाख का महीना है, सावन का महीना है। हमें जो 12 महीने यहां पर काउंट करते हैं ये 12 महीने हमारे अलग तरीके से काउंट होते हैं, यानी कि हम तिथि को फॉलो करते हैं। और तिथि कैसे तय होती है, चंद्रमा जब अपनी धुरी पर घूमता है तो उसके एक चक्कर अपने ही परिक्रमा पथ पर लगाने पर यानी अपने ही जगह पर घूमने पर और पृथ्वी के सूर्य के चक्कर लगाने पर जो घूमती है, यानी पृथ्वी भी अपनी जगह पर चक्कर लगाती हुई जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो एक दिन में चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में जो डिफरेंस पैदा होता है उनके घूमने से वो एक तिथि कहलाती है। और इसी तरह से चंद्रमा घूमता घूमता पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है और जब वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो यहां पूर्णिमा तिथि होती है और जब वो चक्कर लगाता हुआ पृथ्वी के पीछे चला जाता है तो यहां पर अमावस्या तिथि होती है और एक महीने में चक्कर पूरा होता है। इस तरह से हम जिस कैलकुलेशन को लेते हैं ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी है और हमारे यहां पर 2.25 दिन के अंदर चंद्रमा अपनी राशि को परिवर्तित करता है। इसीलिए हमारे यहां जो ज़ोडिक साइन होता है वो चंद्रमा से तय होता है। अगर चंद्रमा 0 डिग्री पर है और मेष राशि के अंदर है तो यहां पर आपका अश्वनी नक्षत्र आरंभ होगा और मेष राशि कहलाएगी। अब उसके बाद में 13.20 डिग्री तक नक्षत्र अश्वनी रहेगा, उसके 4 चरण पूरे हो जाएंगे, यानी 3.20 डिग्री पर एक चरण पूरा होगा एक नक्षत्र का, ऐसे 4 चरण पूरे होंगे, यानी 13.20 डिग्री पर एक नक्षत्र का पूरा चक्कर हो जाएगा चंद्रमा का। उसके बाद भरणी नक्षत्र और उसके बाद कृतिका नक्षत्र। इस तरह से 2.25 दिन के अंदर चंद्रमा
नक्षत्रों के 9 चरण पूरे करेगा और 2.25 दिन के अंदर वो अपना राशि परिवर्तन करेगा। इसीलिए इन 2.25 दिन के अंदर जो व्यक्ति पैदा हो रहा है उसका ज़ोडिक साइन वही होगा, लेकिन 2.25 दिन के बाद उसका ज़ोडिक साइन चेंज हो जाएगा। लेकिन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर क्या होता है, वहां पर वो चंद्रमा की मूवमेंट को नोटिस नहीं करते हैं, वहां पर वो जो नोटिस करते हैं वो पृथ्वी के घूमने को और सूर्य की स्थिति को यहां पर वो कंसिडर करते हैं। यानी कि सूर्य 1 महीने जिस राशि में रहेगा वही वो अपनी ज़ोडिक साइन के रूप में उसको लेते हैं। यानी यहां पर अगर मैं आपसे कहूं तो 14 अप्रैल के आसपास सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेगा और 0 डिग्री होगा। इसीलिए वो लोग उस 1 महीने के अंदर जितने भी लोग पैदा होंगे उनको एरिस साइन देते हैं, यानी कि उनका ज़ोडिक साइन वो एरिस मानते हैं। लेकिन यही चीज हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर यह कहलाता है कि यह संक्रांति है, यानी कि मेष संक्रांति है, अर्थात सूर्य ने मेष राशि में प्रवेश किया है। और ये इतना साइंटिफिक और इतना कैलकुलेटिव है कि आप अगर इसको ढंग से समझेंगे तो ऐसे समझिए कि यदि आपका जन्म 10 जनवरी को हुआ है, चाहे साल आपका कोई भी हो, चाहे 1990 में पैदा हुए हो चाहे 1970 में पैदा हुए हो, लेकिन अगर आपका जन्म दिनांक 10 जनवरी है तो आप अपनी होरोस्कोप उठा करके देख लीजिए, आपकी कुंडली के अंदर जो सूर्य होगा वो धनु राशि के अंदर लगभग 27 या 26 डिग्री होगा, यानी 26 डिग्री के आसपास आपकी कुंडली के अंदर धनु राशि के अंदर सूर्य होगा। अब आप चाहे किसी भी साल में पैदा क्यों ना हुए हो, आप अपनी कुंडली उठा करके देख लीजिए। तो यहां पर ग्रहों की मूवमेंट के आधार पर ही ये ज़ोडिक साइन तय होते हैं। वेस्टर्न वाले सूर्य के आधार पर तय करते हैं और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर हम चंद्रमा से तय करते हैं। इसीलिए हमारा जो विक्रम संवत है वो पूरा का पूरा चंद्रमा पर बेस्ड है, और जो हम कैलेंडर देखते हैं, अंग्रेजी कैलेंडर देखते हैं, वो पूरा का पूरा सूर्य के ऊपर निर्धारित है। यानी कि सूर्य के चारों तरफ जो पृथ्वी चक्कर लगा रही है, ये पूरी कैलकुलेशन उसके आधार पर है। इसीलिए पहले इस चीज को समझना जरूरी है कि कैसे ये चीजें काम करती है। अब अगर मान लीजिए 15 तारीख की बात हम करते हैं, 14 जनवरी की हम बात करते हैं, 14 जनवरी को मकर संक्रांति कहलाती है, यानी कि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। तो 13 तारीख को जो व्यक्ति है उसकी कुंडली के अंदर सूर्य धनु राशि के अंदर 29 पॉइंट समथिंग डिग्री है, लेकिन जैसे ही 14 जनवरी का दिन आएगा, अब एक ही दिन के बाद में सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर गया, यानी उस दिन जितने भी लोग पैदा हो रहे हैं उनकी कुंडली के अंदर सूर्य मकर राशि के अंदर 0 डिग्री पॉइंट समथिंग या 1 डिग्री के आसपास होगा। अब यहां पर आप देखेंगे कि 14 जनवरी से लेकर के और 13 फरवरी तक जितने भी लोग होंगे उन सब की कुंडली के अंदर जो सूर्य होगा वो मकर राशि के अंदर ही होगा, और उनकी डिग्री में जरूर फर्क आएगा। जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे 1-1 डिग्री बढ़ती चली जाएगी। तो ये ब्रह्मांड के अंदर ग्रहों की गति के आधार पर तय होने वाले सिद्धांत हैं। इसे पहले समझिए, उसके बाद कोई कमेंट कीजिए कि एक दिन हुआ इसका ज़ोडिक साइन 1 होगा, इसका तो ये कुंडली 1 होगी। अरे आप पहले समझिए तो सही कि साइंस काम कैसे करती है, उसके बाद यदि आप कोई बात कहेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। अब जब आप यहां पर इन दोनों की कुंडलियों को देखेंगे तो आपको सूर्य की पोजीशन तो नजर आएगी जो मैंने आपको बताया उसी कैलकुलेशन के आधार पर, लेकिन चंद्रमा और बाकी के ग्रहों की परिस्थितियां भी आपको अलग अलग नजर आएगी। दूसरा पॉइंट, कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजी हमारे डेट और टाइम ऑफ बर्थ से रिलेटेड है। इसका मतलब तो ये हुआ जो ट्विंस एक साथ पैदा होते हैं या फिर लिटरली मिनट्स का अंतर होता है उन दोनों के पैदा होने के बीच में, उन दोनों की जिंदगियां तो एक दूसरे से काफी सिमिलर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होते हुए हमें बिल्कुल नहीं दिखता। अब यहां पर जो 2 जुड़वा पैदा हो रहे हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि दोनों जुड़वा हैं तो उनकी कुंडली तो 1 होगी, लेकिन यहां पर भी एस्ट्रोलॉजी के उन सिद्धांतों को समझना पड़ेगा कि 1 सेकंड के अंदर भी बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। यानी व्यक्ति जो जुड़वा भी पैदा हो रहे हैं तो उनके बीच में भी कुछ सेकंड या कुछ मिनट का फर्क जरूर होगा। बहुत बार ऐसा होगा कि 1 मिनट के फर्क के बाद भी कुंडली के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन दोनों के अंदर नहीं दिखेगा। लेकिन अगर मान लीजिए एक की कुंडली के अंदर लग्नांश 14.58 डिग्री है और दूसरे का 15.01 डिग्री है,
बहुत 15-20 सेकंड के अंदर डिफरेंस आया है, तो यहां पर दोनों की कुंडली के डिविजनल चार्ट बिल्कुल अलग होंगे। और अगर मैं आपको यहां बताऊं, मान लीजिए एक बालक है, दो जुड़वा बालक हैं, एक की पैदा होते समय उसकी जो कुंडली बन रही है वो 3.18 डिग्री की बन रही है और दूसरे बच्चे की 3.22 डिग्री बन रही है। दोनों के नवमांश के अंदर फर्क आएगा, यानी दोनों का वैवाहिक जीवन यहां बिल्कुल अलग हो जाएगा। इसी तरह से D10 चार्ट होता है, D7 चार्ट होता है, बहुत सारे डिविजनल चार्ट होते हैं जहां पर इन चीजों का फर्क पड़ता है। इसीलिए इन चीजों को बिना समझे किसी बात पर कह देना यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पहले इस विज्ञान को समझिए कि ये काम कैसे करता है। दर्शकों, 2 वीडियो और बनाऊंगा, एस्ट्रोलॉजी में जो कमियां हैं उस पर भी बनाऊंगा और एस्ट्रोलॉजी क्या है इस पर भी बनाऊंगा। इसीलिए जब कोई सच्चाई को गाली दे तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए वीडियो मैंने आप लोगों के सामने बनाया है। अब आप खुद तय कीजिए एस्ट्रोलॉजी क्या है और कैसे काम करती है, और ये नॉलेज ही आपको पाखंडी एस्ट्रोलॉजर से बचाने का भी काम करेगी। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।